Hello and welcome to MBPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 6th of September and we are going to discuss the current affairs from 28th of August till 6th of September. Right? Before that there is a small announcement with respect to the notification. कल notification आ चुका है आपका 2023 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें टोटल जो पोस्ट हैं डिप्टी कलेक्टर की 27 है, ठीक है, टोटल 227 पोस्ट में से, और उसके साथ साथ डीएसपी के भी 22 सीट्स हैं। तो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा क्योंकि रिजर्वेशन भी है, तो बहुत सारे बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। और कंटिन्यूसली लास्ट कुछ ईयर से जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जैसे 2020 का भी फाइनल रिजल्ट आया था, उनमें जिस किसी को भी डिप्टी कलेक्टर नहीं मिला होगा वो भी अपीयर करेगा। 2021 वाला बच्चा भी जो मेंस लिखा है वो भी अपीयर करेगा, राइट। 2022 का जो मेंस होने वाला है अक्टूबर 30 से, वो वाला स्टूडेंट भी इसमें अपीयर करेगा। तो इस कारण से बहुत सारी सीट्स तो यही लोग लेके चले जाएंगे। तो कंपटीशन में आपको टोटल इस बार टारगेट करना है कि आपका 80+ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सही हों, राइट। तो उसके लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी है। अब दो कैटेगरी में हम बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिन्होंने पूरी क्लासेस कहीं ना कहीं से ले रखी हैं, उनके पास पूरे नोट्स हैं और वो एक बार या दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वो बच्चों के फेल होने के जो चांसेस कम होते हैं कब, जब वो बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो दे हैव टू सॉल्व MCQs। कम से कम आप टारगेट रखिए कि आप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास MCQs आप सॉल्व करें, ठीक है, इंक्लूडिंग दी करंट अफेयर्स के MCQ। तो वैसे बच्चे जो हैं वो इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है संपूर्ण पैक, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल 50 टेस्ट यहाँ पे और 30 इसके अलावा 30 टेस्ट और रहेंगे, तो देयर विल बी टोटल 80 टेस्ट इन योर पोर्टल, राइट। ये ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। इंदौर सेंटर में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें इस हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें और इसको एनरोल कर सकते हैं। आप एक बार सैम्पल नोट्स वगैरह के लिए भी पूछ लेंगे तो आपको दे देंगे। उसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, दे कैन ज्वाइन द क्लासेस। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लासेस रहेंगी। टारगेट बैच है ये, जो कि परसों से 8 ऑफ सितंबर से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम आपको डेली जो है 6 से 7 घंटे पढ़ाएंगे। उसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे DPP होता है MPPSC अड्डा में। तो वो क्या करते हैं, जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको MCQ भी दिए जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिए आप। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। The first question says, which of the following has recently been announced as the 56th district of Madhya Pradesh? ठीक है, ये इसको 56 डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा जो की गई है वो किसे की गई है, किस जगह को? ऑप्शंस आर मैहर, पांडुरना, नागदा और मऊगंज। ठीक, अभी बहुत दिनों से ये चल रहा है कि हर थोड़े दिन बाद एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक ये पे घोषणा करी जा रही है। तो अभी यहाँ पे 56 डिस्ट्रिक्ट किसे बनाया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैहर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शारदा माता का बहुत बड़ा मंदिर भी है और ये माना जाता है ये एक शक्तिपीठ भी है। ये भी आपको याद रखना है कि वन ऑफ द शक्तिपीठ है। और यहाँ पे माता का हार गिरा था, इसलिए से मैया का हार मतलब मैहर, इसलिए ये नाम इसका पड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो पांडुरना को भी अभी थोड़े दिन पहले ही घोषित किया गया था कि इसे भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ये कहाँ से अलग हुआ है? ये हुआ है आपके छिंदवाड़ा से, राइट। उसी तरीके से नागदा जो था ये क्या था, 54th था। ये कहाँ से हुआ है? उज्जैन से, राइट। और मऊगंज कहाँ से हुआ है? रीवा से, और ये था 53rd डिस्ट्रिक्ट। 52nd डिस्ट्रिक्ट वॉज, ये आपको याद कर लेना है, निवारी, राइट। अब मैहर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 2 फेमस पर्सनैलिटी हैं यहाँ की, आला एंड उदल। ठीक है, ये कौन थे? देवरदा, ये माता के बहुत बड़े भक्त थे। और देवरदा मिलिट्री कमांडर ऑफ, किसके मिलिट्री कमांडर थे ये दोनों? देवरदा मिलिट्री कमांडर ऑफ चंदेला रूरल। एक चंदेला डायनेस्टी हुई है मध्य प्रदेश की, राइट, चंदेला रूरल, उनके कमांडर थे। ये चंदेला रूरल का नाम था परमादी देव। तो ये परमादी देव जी के कौन थे? मिलिट्री कमांडर थे दोनों के दोनों। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, क्योंकि देखिए इनकी जो स्टोरी है, आला उदल जी की जो स्टोरीज़ हैं वो किस फॉर्म में? पोइट्री के फॉर्म में लिखी गई है, जिसको हम बोलते हैं आला खंड, राइट। अब क्वेश्चन आ जाएगा
कि आलाखंड जो है ये किसने लिखी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों को अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए आलाखंड किसने लिखा है, किसके रचयिता कौन है। और इनके बारे में एक सबसे फेमस बात ये थी कि दे वर एबल टू डिफेंड अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये ध्यान रखना, दे वर एबल टू डिफेंड अगेंस्ट, बहुत फेमस रूलर हैं, पृथ्वीराज बहुत पावरफुल भी थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज जब इन्होंने अटैक किया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने, तो उसे डिफेंड करने में ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल थे। इन्होंने डिफेंड कर लिया था, अपने राज्य को बचा लिया था, बट इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, आला और उदल दोनों ने। राइट, तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली सांची सोलर सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, अभी सांची सोलर सिटी इनॉग्रेट किया गया है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन मेगावाट, इसकी कैपेसिटी क्या है? 2100 मेगावाट, 4100 मेगावाट, 6100, 8100 मेगावाट। द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, 6100 मेगावाट। राइट, चलिए आगे देखते हैं। द एशियन प्लस यूथ समिट टू बी हेल्ड एट, ये कहाँ पे हो रही है यूथ समिट? इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया या श्रीलंका? द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में हो रही है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर से दो लोग हैं जिनका नाम है प्रद्युमन और दिव्य। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के दोनों इंदौर के रहने वाले हैं, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपसे ये पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल द फिफ्थ लोक, दैट इज श्री राम राजा लोक ऑफ द स्टेट बी बिल्ड? कहाँ पे बनाया जाएगा राजा राम राजा लोक? ठीक है, तो ये आंसर है इसका ओरछा। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी प्लेसेस के साथ बताएं। ठीक है, महाकाल लोक तो सबसे इजी है, उसके अलावा जो और अलग अलग लोग हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बच्चे बताएं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रिसेंटली साबरवानी विलेज एंड डैश विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अवार्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन व्हाट? इन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन्होंने किया था, तो उन्हें एक अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक, इंटरनेशनल सेंटर है जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का, इन्होंने अवार्ड दिया है। किसको? एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है साबरवानी विलेज, दूसरा विलेज इसके साथ कौन सा है? ऑप्शन आर वारासिवनी, परासिया, मंडला या बड़कुही। द करेक्ट आंसर इज मंडला। ठीक है, इट इज़ अ विलेज इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ विलेज इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ एन अवार्ड रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, दो आपको गांव के नाम याद रखने। साबरवानी कहाँ पे? साबरवानी इज इन छिंदवाड़ा, राइट, छिंदवाड़ा, जिससे अलग होकर पांडुरना बन रहा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 19th एशियन गेम्स 2022? ठीक है, पिछले कुछ साल से क्वेश्चंस ऐसे कम आ रहे हैं, बट उसके पहले तक लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो मीट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये अभी एशियन गेम्स हो रहा है वो 19th एशियन गेम है 2022 का। ये पोस्टपोन हुआ था, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस चाइना में ठीक नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 19th एशियन गेम्स? चाइना, इंडिया, श्रीलंका एंड सिंगापुर। द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना में एक शहर है हैंगजो, वहाँ पे ये होने जा रहा है, और चाइना थर्ड टाइम कर रहा है, थर्ड टाइम चाइना होस्ट कर रहा है, इसको ये भी ध्यान रखना है। इंडिया ने कभी होस्ट किया था? यस, इंडिया ने होस्ट किया था। कब? द फर्स्ट एशियन गेम, जो पहले एशियन गेम्स हुए थे वो इंडिया में ही हुए थे 1951 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली, राइट। और इसके बाद इंडिया ने एक और बार होस्ट किया है, वो है 1982। तो आपको ये दोनों चीज़ याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन ऑनर्ड विथ नेशनल टीचर अवार्ड? नेशनल टीचर अवार्ड, ठीक है, अभी दिया गया टीचर्स डे के दिन, कल टीचर्स डे था। तो उसमें किस किस को मध्य प्रदेश के कौन कौन से टीचर्स हैं जिनको ये मिला है? ऑप्शन आर चेतना खम्बेटे जो कि इंदौर से हैं, सारिका गारू, डॉक्टर यशपाल सिंह जो कि भोपाल से हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ये तीनों को ही अवार्ड मिला है। इनके अलावा दो और ऐसे टीचर हैं, शिक्षक हैं जिनको अवार्ड मिला है, वो है रविकांत जी, ठीक है, रविकांत मिश्रा जी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो दतिया के हैं, उन्हें मिला है। और सीमा अग्निहोत्री मैम, ठीक है,
ये रतलाम से हैं, इन्हें भी मिला है। तो आपको इनके नाम थोड़े बहुत याद रखने हैं। आज तो न्यूज़पेपर में इनका फ़ोटो काफ़ी बड़ा आया था, बट फिर भी मैंने आपसे पूछ लिया। ये केवी बीएसएफ इंदौर की टीचर हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल द सेंटर ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी बी इस्टेब्लिश? संस्कृत यूनिवर्सिटी का सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? मऊगंज, सतना, रीवा या फिर सीहोर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीवा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एशियाज लार्जेस्ट क्लाइंबिंग वॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड? एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी? ठीक है, क्लाइंबिंग वॉल आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें लोग चढ़ते हैं वॉल पे, राइट। तो वो कहाँ पे होगा? ओरछा, शहडोल, उज्जैन या फिर सीहोर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शहडोल। शहडोल में ये बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशिएटिव नेम्ड मिशन 50@30 इन मध्य प्रदेश डील्स विथ? एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है मिशन 50@230 इन मध्य प्रदेश डील्स विथ। ये इनिशिएटिव जो है वो किस चीज़ से संबंध रखता है या रिलेट करता है या डील करता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इलेक्शन, बी एमपीपीएससी, सी पेंशंस, डी एग्रीकल्चर। द करेक्ट आंसर इज इलेक्शन। चुनाव से रिलेटेड है मिशन 50@230। ये ऐसे 50 पोलिंग बूथ्स लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम पिछले बार वोटिंग हुई थी, तो उसको एंकरेज करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, राइट। अब जो भी यहाँ दिख रहा है आपको, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, एमपीपीएससी हो, ये दोनों, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो वो हम ऑलरेडी अभी कुछ महीने पहले ही हमने वो वीडियोस पढ़ाए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार जाके उन्हें ज़रूर देख लें। इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे क्लिक करके वो वीडियोस को जरूर देख लें। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे उससे प्रीलिम्स में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। हु वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू अपोज द नेम इंडिया एंड सपोर्टेड द नेम भारत फॉर अवर नेशन? हमारे देश में बहुत पहले 18 सितंबर 1949 में क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में बात चली कि भाई हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, राइट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सजेस्ट किया था इंडिया और भारत, ये दो नाम सजेस्ट किए थे। तो सबसे पहले अपोज किया था कि इन्होंने कि भारत नाम रखना चाहिए, इंडिया नहीं रखना चाहिए, वो आपसे यहाँ पूछा है। ऑप्शंस आर एच.वी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, सेठ गोविंद दास, राइट। द करेक्ट आंसर इज एच.वी. कामत, ठीक है। ये नर्मदापुरम से 3 बार लोकसभा में रहे भी हैं और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले विरोध किया था। ये किस में थे? ये कांग्रेस का एक विंग हुआ करता था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिन बच्चों को हिस्ट्री आती है, और कब बनाएं ये भी बताएं, राइट। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसने बनाया था। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर थे और इन्होंने अपोज किया था सबसे पहले, राइट। और अभी कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी फिर से बात चल रही है कि एक और स्पेशल सेशन बैठाया जा रहा है 18 सितंबर 2023, राइट, सेम डेट पे। यहाँ पे भी यही डिस्कस होगा कि इंडिया का नाम क्या अभी हमें इंडिया रखना है या भारत, अकेला भारत करना है। तो एच.वी. कामत फॉरवर्ड ब्लॉक से थे, इन्होंने अपोज किया था। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में भी आए हैं, राइट। और हम आपको क्यों बोलते हैं बार बार कि डेली बेसिस पे पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप 1 या 2 दिन बैठें और कोई कुंजी ओपन कर लें, कोई किताब ओपन कर लें, कोई चमत्कारी नोट्स ओपन कर लें और उससे सारा आप याद कर लें, राइट। वो क्यों पॉसिबल नहीं होता, मैं अभी आपको उसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे सामने देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सारे, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैक्सिमम डेट्स और फैक्ट्स हैं। अब एक एक करके मैं आप इसको कोशिश करिए याद करने की, जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोचिंग की हुई है और पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए, आफ्टर पार्टीशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड डैश रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, कि हमें पार्टीशन के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने मेंबर बचे थे। एक तो ये आपसे मैंने पूछा, राइट। द आंसर इज 299, ठीक। अब ये सिंपल सा है, आपसे मैंने पूछा पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स थे। अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर फ्रॉम प्रोविंसेस
in the constituent assembly, then the answer will change into 229, क्योंकि बाकी के कहाँ से थे, बाकी के प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है, 70 के प्रिंसली स्टेट से। तो ये आपको दोनों याद करना है, ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में अभी अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि प्रोविंसेस से कितने थे, तो 229 आंसर हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि टोटल पार्टीशन के बाद कितने बचे थे, तो 299 हो जाएगा आंसर। अगर मैं ये पूछता हूँ कि प्रिंसली स्टेट से कितने थे, तो आंसर हो जाएगा 70। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ऑन विच डेट ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। आपसे ये पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमिटी कब बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक। तो अब वो उसका आंसर है ऑन 29 अगस्त 1947, राइट। आज़ादी के कुछ दिनों बाद बनाया गया था ये, तो आपको ये डेट भी याद रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब मूव किया था, तो आंसर इज दिसंबर 13, 1946, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेंबर्स एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर ने साइन किया था, मेंबर तो थे 299, उसमें से 229 जो थे वो प्रोविंसेस से थे और बाकी 70 प्रिंसली स्टेट से। बट सिग्नेचर कितने लोगों ने किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, देन द आंसर इज 284, राइट। उसके बाद एक और इजी क्वेश्चन है, डैश इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, डैश इज ऑब्जर्व्ड एज रिपब्लिक डे। हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे तो सबको इजी याद है, 26 जनवरी, राइट। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, हमने एनफोर्स किया था, राइट। और 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, इस दिन हमने अडॉप्ट किया था। अब दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस, अडॉप्ट किया कब, एनफोर्स कब किया, राइट। 26 नवंबर को इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं या संविधान दिवस बनाते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने रेटिफाई किया था इंडिया की मेंबरशिप, किस लिए, कॉमनवेल्थ के लिए। तो वो कब किया था, तो उसकी डेट भी आपको याद करना चाहिए, इट वॉज मे 1949, राइट। वी अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन विच डेट, इट वॉज जुलाई 22, 1947। फिर वी अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, राइट। अब यहाँ पे एक बात ये बताने का पर्पस मेरा ये है आप सबको, देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं। अब इससे भी ज़्यादा फैक्ट्स अगर मैं एक ही टॉपिक के आपको एक ही दिन में सोचूं कि मैं कि बुक से आपको पढ़ा दूं या बता दूं, तो आपको वो याद नहीं होंगे, राइट। अब मैं और थोड़ा सा डीपली चले जाऊं और मैं आपको ये बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बाकी की जगह थी, जैसे कि भोपाल से कितने लोग थे, इंदौर से कितने लोग गए, ग्वालियर से कितने थे, या फिर रीवा से कितने थे, तो रीवा से 2 थे, ग्वालियर से 4 और इंदौर और भोपाल से एक मेंबर थे, राइट। अब इतने सारे फैक्ट को अगर हमें याद करना है और कंसोलिडेट करना है, देखिए एक होती है चीज़ कि आपने एक बार पढ़ लिया बस, बट उसको अगर आप जब तक कंसोलिडेट नहीं करोगे, राइट, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आपको याद भी रहना चाहिए। 80% ऑफ द थिंग्स शुड बी देयर इन योर माइंड, वो याद रहनी चाहिए, मेमोराइज रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप डेली बेसिस पे धीरे धीरे उसको पढ़ोगे। तो ये मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक कहीं भी क्लास नहीं की है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो क्लास में करते हुए डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे की क्लासेस और प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं दे कैन रिवाइज थ्रू टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना रिवीजन करते जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से आप करेंगे और बाद में आपके यहाँ पे सारे, देखिए कितने सारे फुल मार्क्स शुरू हो गए ना आपके यहाँ पे, ये देखिए इतने सारे आपके फुल मार्क हैं। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि आप अभी किस जगह स्टैंड करते हैं, उस तरीके से अपना डिसीजन लीजिए। डोंट टेक प्रिलिमिनरी एग्जाम लाइटली, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, उसी हिसाब से आप इसको देखते हुए चलें, राइट। हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो ना आए, बट
बिफोर दैट प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए, और एक बार ज़रूर जाके आप वीडियो लिस्ट में देख लें कि पहले और कौन कौन से वीडियो आ चुके हैं, तो उस सेम वीडियो की डिमांड प्लीज़ ना करें। एक बार जाके ज़रूर आप देखें लिस्ट में, जिस नीचे मैं डाल भी दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ डू कमेंट, like and subscribe to our channel, and do share it with your friends if you are finding it fruitful for the examination point of view. Thank you very much. Have a good day.